हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। तो इससे पहले वीडियो मैंने फिजिक्स का यानी पहला वीडियो देखा हूँ जिसमें लेक्चर 1 में उसमें कुछ मैं बताया हूँ। और अब देखिए, बताया था कि आपको 3 से 4 क्लास में पूर्ण रूप से इस चैप्टर को समाप्त करूँगा। आज दूसरा क्लास है जो लेक्चर 2 के नाम से रहेगा। तो आप देखिए, आज हम दूसरा क्लास लेक्चर 2 में जान रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन के बारे में जाना। आप देखिए लेक्चर 2 में क्या है सो समझेंगे हम। सबसे पहले देखिए, आपको मैं बताने जा रहा हूं आपको पहला क्या है। देखिए, समतल दर्पण के सतह पर लंबवत आपतित किरण का परावर्तन। जब समतल दर्पण के सतह पर कोई किरण लंबवत आपतित होती है यानी किसी स्रोत से आती है तो क्या होता है, उसका परावर्तन कैसे होता है सो हम जानेंगे। तो देखिए, कहता है कि समतल दर्पण पर के सतह पर जब कोई किरण लंबवत आपतित होती है तब वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। देखिए, अगर ये दर्पण है समतल दर्पण, इस पर देखिए ये 90 डिग्री पर सीधा सीधा आया हुआ है तो उससे टकरा कर और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से पुनः लौट जाती है। हम जानेंगे इस प्रकार से। देखिए, अगर ये समतल दर्पण हुआ, उसको हम रजित करके एक समतल दर्पण बनाए। अब इस पर अगर कोई किरण लंबवत आपतित होती है, सीधे लंबवत, तो ये किरण आई तो इसी पथ पर पुनः वापस लौट जाएगी। और इस स्थिति में क्या होता है, देखिए यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो होता है 0 हो जाता है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 0 डिग्री। तो पूछे आपको कि जब कोई किरण समतल दर्पण के सतह पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होता है, तो 0। परावर्तन कोण का मान भी 0 होता है। चलिए, आज हम उसके बाद देखते हैं हम दर्पण के बारे में जानते हैं। देखिए, दर्पण ये मिरर होता क्या है, दर्पण के बारे में हम जानते हैं। तो कहता है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती हो, वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तित करती हो और उसका एक सतह रजित हो, मतलब पेंट क्या हो। जब आप देखिएगा कि आईना में जिससे आप मुंह देखते हैं तो आप यह चेहरा पूर्ण रूप से देखते हैं, तो देखिएगा कि आप इस आईना में कि एक सतह क्या होता है, कलयकृत रहता है, उस पर पेंट किया रहता है। और एक सतह अगर दोनों तरफ ऐसे ही रहेगा, अगर पेंट नहीं किया तो यह क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, आर पार दिखेगा, इसमें हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए एक सतह को कलयकृत यानी पेंट किया जाता है। अब देखिए, दर्पण के प्रकार को हम जानेंगे कि दर्पण, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए है ना, इसी टाइप पर आता है जिसमें मुंह देखते हैं तो इस पीछे से पेंटिंग किया हुआ रहता है। तो अब देखिए, हम दर्पण का प्रकार जानेंगे। तो दर्पण मुख्य रूप से, देखिए अब हम यहाँ दर्पण का प्रकार जानेंगे, लेकिन मुख्य रूप से एक दर्पण पर यहाँ चर्चा होगा, जो होगा आपको इसमें गोलीय दर्पण पर विशेषकर चर्चा होता है। अब देखिए, थोड़ा बहुत समतल दर्पण पर भी पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए परवलयीय दर्पण पर यहाँ बहुत कम चर्चा होता है। तो हम देखिए, सबसे पहले है एक समतल दर्पण। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, तीसरा है परवलयीय दर्पण। और अब देखिए, हम जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए, जिस दर्पण का, देखिए जैसे समतल दर्पण आपको दिखा रहे हैं, देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, मतलब देखिए समतल दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे देखिए ये दर्पण है, इसका देखिए ये प्लेन है, पूर्ण रूप से प्लेन मिरर, देखिए ये पूरे प्लेन है, यानी इस प्रकार से ये दर्पण रहेगा, ये पूर्ण रूप से, और एक सतह इस करके रजित करके, और ये प्लेन सतह रहेगा। तो ये हुआ समतल दर्पण। अब हम जानेंगे दूसरा। अब देखिए, हम पहले जान लेते हैं कि परवलयीय दर्पण हम पहले इसलिए जान लिए क्योंकि हमें गोलीय दर्पण के बारे में बहुत चीज जानना है।
तो इससे पहले हम इसको जानकर समाप्त कर देते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका क्या मुख्य रूप से गोलीय दर्पण से ही सब यहाँ पूर्ण रूप से चर्चा है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि परवलयिक दर्पण। तो परवलयिक दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं हो, परवलयिक दर्पण कहलाता है। देखिए वह पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर इस ऐसे है, ऐसे थोड़ा ऐसे, जैसे देखिएगा मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट रहता है ना, ऐसे उसी प्रकार से परवलयिक दर्पण यही परवलयिक आकार का रहता है। तो यहाँ देखिए ये परवलयिक दर्पण है, ये दर्पण जो है यह परवलयिक दर्पण है, ये परवलयिक दर्पण है, यही है परवलयिक दर्पण। यह पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। अब देखिए हम जानेंगे गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो, जैसे देखिए यहाँ इमेज हम दिखा रहे हैं, उसमें देखिए आप इसका पूर्ण रूप से देखिए ये है, इसका पूर्ण रूप से सतह गोलीय है। तो जिसकी सतह पूर्ण रूप से गोलीय हो उसे हम क्या कहेंगे? तो गोलीय दर्पण। तो देखिए आप क्या है, इसमें क्या होगा, जैसे ये होता है ना, तो देखिए इस प्रकार से हुआ। अब इस प्रकार से हुआ तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको जैसे ये है ना, तो इसको हम फिर इधर से अगर पेंटिंग कर दिए तो देखिए ये बाहरी सतह से पेंटिंग करके यहाँ इधर धंसा हुआ भाग हो गया, तो यह देखिए परावर्तक सतह, तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और देखिए अगर इस प्रकार से हम देखिए इधर अंदर से अगर पेंटिंग कर दिए तो इसका सतह उठा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण मुख्य रूप से, तो देखिए ये गोलीय दर्पण था, उसमें देखिए अब हम जानेंगे और चीज। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोलीय हो, जैसे देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक सतह गोलीय आकार का है, ये गोलीय है, ये गोला का ही भाग होता है, तो इसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण एक होता है दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी हो, मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह वह सतह होता है जिस पर से प्रकाश का परावर्तित होता है। तो आप देखिए जैसे इसका देखिए इमेज ये है, ये अवतल दर्पण का, तो गौर से देखिए कि इसमें जो है ये देखिए जिस तरफ से पेंट किया हुआ है उस तरफ से तो नहीं परावर्तन होगा। अगर मान लीजिए आईना के जिस तरफ अगर पेंट किया रहे और उस तरफ आप टर्च जलाइएगा, उस तरफ से बाहर, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरफ पेंट नहीं किया हो उस तरफ टर्च जब ये टर्च उस पर बारिएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ देखिए इस तरफ से नहीं तो इस तरफ से होगा ना, तो देखिए इसका परावर्तक सतह जो है ना धंसा हुआ है, मतलब जिस सतह से परावर्तन होगा प्रकाश का वह देखिए वह धंसा हुआ है। अब दूसरा हम देखिए क्या देखते हैं, तो जान लिए ना इस प्रकार से, मतलब ऐसे हो, इसका अवतल दर्पण का सतह ऐसा रहता है और इस पर ऐसे कलयकृत रहता है। अब देखिए इस तरफ से होगा तो यही हुआ परावर्तक सतह। अब देखिए दूसरा हम जानेंगे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिए ये उत्तल लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरी हो तो यह कैसे रहेगा, तो देखिए ऐसे ऐसे करके, और इसके देखिए इसका परावर्तक सतह इस प्रकार से पेंटिंग क्या रहेगा, ये देखिए उठा हुआ है। यहाँ पर देखिए इमेज में जैसे ये परावर्तक सतह इस तरफ होगा तो यह उठा हुआ है, यह उत्तल दर्पण है और यह अवतल दर्पण है। अब देखिए हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि देखिए जैसे ऊ से तो उठा हुआ, तो देखिए उत्तल मतलब उठा हुआ, तो जिसका परावर्तक सतह उठा हो, उभरी मतलब, तो अगर उत्तल उठा हो तो अवतल धंसा हो। तो हम इस तरह से याद कर लेंगे कि जिसका देखिए जब ये कहे उत्तल तो ऊ से उठा हुआ, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल कहते हैं। तो याद कर लेंगे इस प्रकार से हम। अब देखिए जानते हैं हम दर्पण के मुख्य, तो देखिए ध्रुव, सबसे पहले हम जानते हैं ध्रुव क्या होता है, पोल। तो देखिए
दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण जैसे मान के लीजिए ये दर्पण है, तो अगर ये दर्पण है, अगर इसको हम देखिए जैसे रजित किए, अब देखिए ये दर्पण जो है जिसके मध्य बिंदु, तो देखिए दर्पण के बीच के सेंटर ये है मेन, तो देखिए ये दर्पण का जो ये बीच का बिंदु है, बीच का बिंदु उसे हम पोल कहते हैं। जैसे हम ये एम दर्पण हुआ, तो इस दर्पण का ये बीच का बिंदु, तो ये मध्य बिंदु यानी पूर्ण रूप से बीच में हो, सेंटर में, तो यह दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं। उसके बाद देखिए वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र, अर्थात देखिए गोलीय दर्पण एक खोखला गोला का भाग होता है, मतलब गोलाकार वस्तु का ही भाग होता है, तो उसके जो केंद्र होते हैं उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अगर देखिए जैसे ये हुआ, तो ये गोलीय इसका जो ये केंद्र हुआ यही हुआ उसका भी केंद्र, गोलीय दर्पण का भी केंद्र हुआ। वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे यहाँ ध्रुव हुआ और ये वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो ये बीच के दूरी हुआ उसे हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे आर। उसके बाद देखिए प्रधान अक्ष, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, देखिए दर्पण है जैसे, तो ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से, जैसे ये सेंटर होता है यहाँ पर देखिए जैसे ये पोल, तो ये पोल हुआ, 20 सेंटर में पोल होता है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, जैसे यहाँ सी हुआ, तो अब देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, जहाँ सी हुआ गुजरने वाली ये सरल रेखा जो है जैसे पी एक्स, इसका नाम होगा प्रधान अक्ष। तो हम देखिए इसको पूर्ण रूप से फिर समझा रहा हूं। तो सबसे पहले था ध्रुव, तो देखिए मान लीजिए यह एम एन दर्पण है। अब देखिए दर्पण के जो मध्य बिंदु यानी ये बीच का जो बिंदु होगा उसे ध्रुव कहा जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है, ये हुआ ध्रुव। अब देखिए क्या जानेंगे हम, ये ध्रुव हुआ, उसके बाद कह रहा था कि वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या है, यह किसी गोले का भाग होगा, तो उसका यह केंद्र जैसे होगा, आधा भाग होता है, उसका केंद्र जो होगा इस गोला का, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, तो यह सी से होगा डिनोट होता है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या था, तो यहाँ देखिए ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच के दूरी जो होते हैं वह वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे आर से सूचित किया जाता है, ये आर से। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब उसके बाद देखिए जैसे हम इसको किए, अब इसको बढ़ा देंगे हम, तो ये प्रधान अक्ष हुआ, तो अब प्रधान अक्ष हुआ, उसके बाद देखिए हम जानेंगे, तो ये प्रधान अक्ष हुआ ना, तो यहाँ देखिए आप प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो यह सरल रेखा होती है उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। आगे आप जानिएगा तो ऐसे होगा, फिर यहाँ पर एफ भी जानिएगा, एफ यहाँ होता है एफ, तो एफ क्या होता है, जब जो वह किरण जाती है तो टकरा कर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। तो आगे हम जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ देखिए ये मुख्य फोकस होता है, तो क्या होता है देखिए जैसे एफ बराबर होता है r/2, जिसे हम सिद्ध भी करेंगे आगे, तो आगे हम समझाएंगे एफ बराबर r/2 के बारे में। तो यह हम जान लिए। अब देखिए अब जानते हैं हम प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है, तो क्या होता है देखिए किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराकर क्या होता है देखिए, तो किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत, या तो मिलेगी या ऐसा प्रतीत होगा कि मिल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब।
तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, मतलब पर्दा पर इसे उतारा जा सकता है, यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों के वास्तविक कटान से, ये प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से, तो जैसे देखिए जो प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। और यह प्रतिबिंब आपको वस्तु अगर ऐसे रहेगा, देखिए अगर वस्तु ऐसे रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे बनेगा नीचे में, अगर वस्तु नीचे की तरफ रहेगा तो प्रतिबिंब इस तरह ऊपर की तरफ, हमेशा यानी वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। यह जैसे आपको मैं इमेज में दिखा रहा हूं, देखिए आप यहां पर देखिए, जैसे यहां वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु है, और यहां पर देखिए ये वस्तु सीधा रखा हुआ है ए बी, और यहां देखिए इसका प्रतिबिंब जो है नीचे तरफ ऐसे बना है ए डैश बी डैश। तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये किरण जा रही है इधर और दर्पण से टकरा कर देखिए सब किरण एक जगह जहां पर मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो हम पढ़े कि जब किसी स्रोत से आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई, ऐसा मिलती है, मिलती हुई प्रतीत भी हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। जैसे हम काल्पनिक में पढ़ेंगे तो जैसे प्रतिबिंब प्रतीत होती होगी इस प्रकार से। तो अब देखिए आगे, अब देखिए हम पढ़ते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, देखिए इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसे नहीं उतार सकते हैं उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, मतलब अगर वस्तु जैसे ऐसे रहेगा तो प्रतिबिंब भी ऐसे बनेगा, अगर वस्तु ऐसे रहेगा तो प्रतिबिंब भी ऐसे बनेगा, यानी वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, यहाँ दिया हुआ है, तो यह वस्तु है, अब देखिए ये उस तरफ बना, देखिए यहाँ पर प्रतीत होती है, ये काल्पनिक किया गया है, ऐसे ये किरण प्रतीत होती है, ये तो किरण इधर जा रही है ना, लेकिन यहाँ देखिए एक कल्पना किया गया है कि इधर पीछे इस प्रकार से ये मूर्ति यहाँ पर एक जगह पर सम्मिलती, तो यह हुआ कि प्रतीत होती है। जबकि देखिए यहां पर किरण इस तरह से ऐसे करके ऐसे, तो हम क्या किए, अब देखिए तो ये प्रतिबिंब किस प्रकार से, किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए उस वस्तु पर क्या होता है, जैसे हम किसी वस्तु को देखें ना तो ये प्रकाश उस वस्तु पर जाती है और वहां से परावर्तन के बाद हमारे आंख पर आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं किसी वस्तु को। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये देखिए किस प्रतिबिंब में आप दो प्रकार पढ़े, एक वास्तविक एक काल्पनिक। तो इसे हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, कहिए कैसे, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब सिनेमा के पर्दे पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और देखिए जैसे हम समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं वह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। सिनेमा के पर्दे पर उतारा गया है प्रतिबिंब, लेकिन आप काल्पनिक, यदि हम समतल दर्पण में आप चेहरे को देखिएगा उसको आप सिनेमा पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो इसीलिए यह काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। अब देखेंगे आगे हम, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो देखिए क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर हम जानेंगे आज। इस तरफ है वास्तविक प्रतिबिंब, इस तरफ है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए यह किरणों के वास्तविक कटान से, हम अभी जस्ट बताया हूं आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के, ये जो होता है ना किरणों वास्तविक कटान से बनता है, किरण के वास्तविक कटान से।
जबकि इसी प्रकार यह काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो देखिए अब दूसरा हुआ, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आपको हमेशा उल्टा बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनेगा। अब देखिए इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए यह दर्पण के सामने बनता है। देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, तो जैसे दर्पण ऐसे है ना, तो देखिए दर्पण तो इस प्रकार से, तो यह यहाँ पर वस्तु रहेगा तो यहाँ सामने बनेगा। लेकिन ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो हुआ वह दर्पण के क्या होगा, जैसे देखिए ऐसे दर्पण है इस प्रकार से, तो वह दर्पण के पीछे, मतलब यहाँ पर वस्तु रहेगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो देखिए हम जान लिए आज ही। अब देखिए ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये इसे जैसे ये कौन सा प्रतिबिंब है, तो सिनेमा के पर्दे पर बना प्रतिबिंब है। सिनेमा के पर्दे पर बना, सिनेमा के पर्दे पर बना प्रतिबिंब, ये हुआ मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। और इधर क्या है, समतल दर्पण में बना चेहरे का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना चेहरे का प्रतिबिंब। तो देखिए आज का क्लास इतना ही। पहले हम लेक्चर 1 पढ़े, लेक्चर 2, अब देखिए 2 क्लास या 3 क्लास होगा, उसमें पूर्ण चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो 1 शॉट चलेगा, ये पूरे चैप्टर आपको एक ही वीडियो में बताया जाएगा। अभी जैसे है पढ़िए, ऐसे भी समय नज़दीक आ गया है, अच्छे से आप पढ़िए, रिजल्ट बेटर लाइए, वही अच्छा रहेगा आपके लिए।